एक बार फिर से स्वागत है आपका राइजिंग स्टार्स में। और आज बातचीत हो रही विकास खेमानी से, और हमने अब तक काफ़ी बातचीत की बचपन के कैसे इन्वेस्टिंग शुरू की। अब हम ये जानेंगे कि अप्रोच क्या है मार्केट को देखने का, साथ ही क्या पढ़ते लिखते हैं वो भी तो जान लें, कौन सी किताब पढ़ते हैं। अब ये बताइए कि इस समय आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन से सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे इस समय अंडर वैल्यूड है और बड़ी दिक्कतों में है, लोग कहते हैं कि यही समय है। ये ऐसा होता है जब मार्केट एकदम नीचे, यही समय लगाओ पैसा। तो आप कुछ स्टडी कर रहे हैं इस समय? तो बिल्कुल स्टडी हम तो करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ। कोई खास सेक्टर या कोई खास थीम? आप दो चार चीज थीम बताता हूँ आपको मैं कि पेंडेमिक के बाद में एक बहुत बड़ा थीम इमर्ज हो गया है जो शायद अगले 10 साल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा इंडियन बाजार के लिए। वो है मैन्युफैक्चरिंग में। ओके। पेंडेमिक से पहले मैन्युफैक्चरिंग में इतनी बड़ी ग्रोथ की दर नहीं थी क्योंकि हम मोस्टली इंपोर्ट करते थे। अभी पेंडेमिक के बाद में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पे बहुत बड़ा फोकस दिया है। उसकी वजह से PLI आई है, टैक्स रेट्स कम हुई हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट की माहौल चालू हुई है। दूसरा, China+1 की वजह से जो भी लोग पहले चाइना से इंपोर्ट करते थे वो अभी ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं, और इंडिया एक बहुत बड़ा क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव सोर्स फॉर आउटसोर्सिंग है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन कंजम्पशन और दूसरा एक्सपोर्ट के लिए, ये एक बहुत बड़ा थीम है। आज इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग GDP है वो $450 बिलियन है पेंडेमिक के समय। ये अगले 4-5 सालों में बढ़ के $1 ट्रिलियन हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये जब इतनी बड़ी ग्रोथ से कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ग्रो करती है तो उसमें ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो विकास, फिर जैसे मैन्युफैक्चरिंग तो एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें फिर और थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं, सेक्टर कौन से? बिल्कुल। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो जहां पे इंडिया की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज है, वो सब सेगमेंट्स कौन से हैं? उसमें आते हैं APIs, केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, देन टॉय मैन्युफैक्चरिंग, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, और भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे सेक्टर। बट ये सब सेगमेंट है, यहाँ पे इंडिया की इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडिया की कोर कॉम्पिटेंसी है। हमारी इंजीनियरिंग स्किल्स बेटर है, केमिस्ट्री स्किल्स बेटर है, लेबर कॉस्ट चाइना के लेबर कॉस्ट के बजाय 1/3 है। हमारी $200 है, वहाँ पे $750-800 है। सो जहाँ इन सब का हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वहाँ पे इंडिया की ये ग्रोथ आनी ही आनी है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। ये धीरे धीरे बढ़ रही, सब सेक्टर में कंपनियां इसमें 20 से 25% ग्रोथ करेंगे। तो और ये सब इस समय कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ये सब धीरे अलग अलग तरह के वैल्यूएशंस में है, कंपनी टू कंपनी है। बट ये सेगमेंट में जब मैंने एक ब्रॉड सेगमेंट बताया, इसका मतलब नहीं कि इसमें सब कंपनी अच्छी करेंगी। आपको जो कंपनी मैनेजमेंट वाला काम तो करना है, बिजनेस मैनेजमेंट वाला काम तो करना ही है। पर मैं ये कहना है कि अगर इस आप नैरो सेक्टर इसको नैरो डाउन करके इसमें आप देखेंगे तो मुझे लगता है एक इतना बड़ा, इनफैक्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक फंड हमने इसीलिए लॉन्च किया हुआ है जो इन अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करे। क्या नाम क्या है उसको? हम बोलते हैं शिफ्ट स्ट्रैटेजी। शिफ्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि बड़े शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्ट को कैसे कैप्चर किया जाए। तो इसको इसीलिए हमने कि इस अपॉर्चुनिटी को डेडिकेटेड तरीके से कैसे कैप्चर किया जाए, इसमें हमने काम किया। ये PMS के तहत? हाँ जी, हाँ जी। वो 50 लाख वाला टिकट? हाँ जी, हाँ जी। ये जो है ना थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तैयार होंगे आपकी थीम सुनने के लिए। अब इसमें एक सवाल ये आता है मेरे मन में कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि China+1 वाली मैन्युफैक्चरिंग बिग है। एक जो सेक्टर जो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरा वो ऑटो सेक्टर है ना। उसमें तरह तरह की स्टोरी चल रही है कि फ्यूल सब्स्टिट्यूट होना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आना है और बैटरी भी आनी है। तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि उसको प्ले कैसे किया जाए, मतलब ऑटो इंडस्ट्री के थ्रू करें कि मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू करें कि OEM वाला। आप लोग इसको कैसे स्टडी करें? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही जायज़ सवाल पूछा है। तो देखिए, इसमें 2-3 है। एक तो आप अगले 2 साल के लिए देखें और एक अगले 5-7 साल के लिए देखें। तो इसमें आज की डेट में इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें कौन विनर होंगे, हमको पता नहीं है, राइट। तो सेफर वुड भी कि आप अगर ऐसी ऑटो कंपोनेंट थ्रू के कंपनीज के थ्रू खेले और इन्वेस्ट करें जो EV वाले पार्ट ज्यादा बनाती है और जो डिसरप्शन नहीं हो ऐसे पार्ट ज्यादा बनाती है। मेन डिसरप्शन क्या होगा? IC इंजन। रेकमेंडेशन नहीं, लेकिन सोना कॉमस्टार टाइप के स्टॉक्स आप कह सकते हैं। हाँ, मतलब कोई नहीं है, नाम के लिए बता रहा हूं। पर जिस जो IC इंजन रिलेटेड पार्ट नहीं बनाते, पर कोई वायरिंग हार्नेस हुआ, कोई लाइटिंग हुआ, उस तरह, क्योंकि वो तो सब लगने, टायर हुआ, वो सब तो लगने हैं, राइट। वो सब कैप्चर करेंगे। सेकेंडली, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो EV स्ट्रैटेजी को अपने कोर पार्ट में बना के चल रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं कंपनीज में से, जैसे आगे मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जैसे बजाज ऑटो ने अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है कि वो टू EV सेगमेंट में जा रहे हैं, राइट। तो दोनों कंपनी जो अपनी ट्रांजिशन कर पाएंगी वो सब कंपनीज के अंदर देख सकते हैं। पर हाँ, ये बात सही है कि इसमें अगर
और अभी तो एक टेक्टिकल प्ले इसलिए भी कि पिछले 3 सालों से ऑटो की ग्रोथ हाई नहीं है, तो हो सकता है जैसे चिप शॉर्टेज खत्म होगी अगले 1.5 साल तो बिना डिसरप्शन के भी कंपनीज के नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल। पर लॉन्ग टर्म में ये देखना पड़ेगा कि इनकी ईवी स्ट्रेटजी राइट है कि नहीं है। वो जो डावाडोल की सिचुएशन अभी काफी समय तक चलती रहेगी। हाँ, ये हम लोगों ने इतने इस पे मैंने शोज के इतने लोगों से बात की, लेकिन ये एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये आपको पता भी नहीं चल पाएगा, ये फ्यूचर में पता चलेगा। आप अभी खाली हाइपोथेसिस कर सकते हैं एक्चुअली कि पता नहीं कैसे होगा। एक और सेक्टर है जो हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है, वो आईटी है। और इस कोविड डिसरप्शन ने तो उसमें बहुत चार चांद लगाए और पता नहीं अनाप शनाप वैल्यूएशंस पे भी स्टॉक गए, वो एक अलग इशू है। लेकिन अब हमारी लाइफ में हर जगह है, हम लोग तो इसको ऐसे मानते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो आईटी है इस वक्त, है ना। अब वो उसमें बहुत सारे करेक्शंस भी आए, लेकिन 2019 के वैल्यूएशन के सामने अभी भी बहुत महंगे दिखते हैं, फलाना ढिमकाना, तरह तरह की स्टोरीज हैं। क्या आपको लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर हो सकता है आगे जाते हुए जो हर जगह अपनी नाक घुसाए हुए, मैन्युफैक्चरिंग में भी, ईवी में भी, सब जगह, तो उसके थ्रू भी कुछ प्ले किया जा सकता है? बिल्कुल। आईटी एक्चुअली 2 बात बताऊंगा आपको, थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि आईटी अभी महंगा नहीं रहा है। आप अभी रिसेंट करेक्शंस देखेंगे तो आईटी के शेयर, टीसीएस जैसी कंपनियां 23-24 टाइम के प्राइस टू अर्निंग पे 3.5% डिविडेंड यील्ड है। एचसीएल टेक जैसी कंपनियों का पी 20 टाइम में 4.5% डिविडेंड यील्ड है। सो ऐसा कोई सेक्टर लेवल पे ये मीडियन वैल्यूएशन के करीब आ गए हैं इनके। पिछले 5 साल का मीडियन वैल्यूएशन देखो, वहाँ पे आ गए, क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ की दर बहुत ज़्यादा है। और आपने सही कहा कि हर आदमी, हर कंपनी की लाइफ में मोर ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो आप ये देखेंगे, ऐसा सेक्टर आईटी सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे डिमांड ग्लोबल है। किसी भी सेक्टर, किसी भी कंट्री, हर जगह आईटी को स्पेंड तो करना ही करना। सप्लाई खाली इंडियन है, ओनली आईटी सर्विसेज इंडियन है। तो हमारा 90% मार्केट शेयर है। तो आईटी सेक्टर में जितनी भी ग्रोथ होगी, सर्विसेज साइड में जो बोल रहा हूँ, उसमें इंडियन कंपनीज काफी कैप्चर करेंगी। तो मुझे लगता है इस सेक्टर बहुत ही सेफ है, इसमें अच्छी वेल्थ क्रिएशन होगी। वैल्यूएशन कोई ज्यादा नहीं है, काफी करेक्शन हो चुका है अभी पिछले 4-5 महीनों में। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई घबराने की जरूरत है। आने वाले समय में हमारा 165 बिलियन पेंडेमिक के टाइम पे एक्सपोर्ट था, नेस्कॉम के हिसाब से 300 से 350 बिलियन पहुंच जाएगा 5 साल में। वापस 14-15% की ग्रोथ सेक्टर लेवल पे आ रही है। कुछ कंपनियां तो ज्यादा ग्रो करेंगी। और समझदार लोग समझ गए होंगे कौन गुरु करने वाला है। तो हमने सेक्टर्स की डिस्कशन किया, विकास के बारे में जाना, गुरु मंत्र समझा कि कैसे स्टडी करते, कैसे पढ़ते हैं। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं, कौन सी बुक्स आप रेकमेंड करेंगे जो उनको पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक किताबें तो अलग तरह मार्केट से रिलेटेड पूछे तो नहीं, जो आपकी फेवरेट बुक हो। मैं तो करूँ कि मुझसे कोई पूछा तो मैं कहता हूँ कि आपको जो है राग दरबारी पढ़नी चाहिए। अच्छा, वो एक अलग डिफरेंट टेंजेंट की बुक है, आप कुछ भी बता सकते हैं हमारे दर्शकों। तो मेरी फेवरेट बुक है गीता के ऊपर, लेक्चर्स बाय विनोबा भावे on Gita. So he has written a book. This is a summary of his lectures on Gita. He delivered lectures on Gita when he was in jail, and it's a very nice book. And I think I have never read such a easy commentary on Gita, जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा। काफ़ी बार हमारे यहाँ पे मिथ है, गीता जैसी कोई बुक नहीं है, गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है जिससे आप प्रैक्टिकल लाइफ के इतने आंसर ढूंढ सकते हैं। और ये बुक उनके जो लेक्चर इतने सरल भाषा में है कि कोई भी आदमी समझ सकता है। और उसका अगर आप जितनी बार पढ़ोगे, मैं उसको कम से कम 10 बार पढ़ चुका हूँ, बार बार पढ़ते रहता हूँ। जितनी बार आप पढ़ते हो, आपको कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिलता है, आपके करंट प्रॉब्लम के आंसर निकलते हैं। ये लोग, मैं कह रहा हूँ, शायद लोगों को लग रहा होगा मैं कुछ क्लीशेड बात कह रहा हूँ, पर ये एक्चुअली आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। नहीं, ये सही है। देखिए, जो लोग ये शो देख रहे होंगे उनको लगेगा कि ये पता नहीं आज किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा था विकास ने, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपके अंदर एक बड़ा ऑरा कैसे डेवलप होता है, विजन कैसे डेवलप होता है, ऐसी किताबों को पढ़ने से, ऐसे लोगों को सुनने से, ऐसे लोगों को समझने से। क्योंकि मार्केट को अगर आपको समझना है तो केवल बैलेंस शीट पढ़ के आप नहीं समझ सकते हैं, बिग पिक्चर आपको देखनी है। तो ऐसे ही राइजिंग स्टार्स हमें आएंगे और हमें सिखाएंगे। तो आपको एक बुक भी बता दी गई कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो आपको लाइफ में कैसे चीज़ों को ठीक करना, देखना है, समझना है, उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच देती है। विकास, बड़ा मज़ा आया और हमने कोशिश की कि बहुत ही छोटे में बहुत सारी बातें करके आपसे वो सब चीज़ें निकाल लें और अपने दर्शकों को दे दें। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने काफ़ी एक हल्के फुल्के मिजाज में काफ़ी कुछ बातें की।